हाँ तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज का अपना वीडियो बहुत ही खास, शानदार, जानदार रहने वाला है क्योंकि आज की जो अपनी चर्चाएं होने वाली हैं वो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th वालों के लिए होने वाली हैं। प्यारे भाई मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है प्यारे साथी, वो क्लास 10th और 12th के लिए, ग्रामर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्यारे साथी। मैं आप सभी से इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से जो है ग्रामर के लिए कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं से छपेगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्यारे साथी। ये वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच और कुल मिला के रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रूल्स ऑफ स्पेलिंग, ये सारी चीजें कवर करूंगा इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो आपका पूरा का पूरा एग्जाम में हेल्प करेगा और आपके अंकों को बहुत बेहतर बनाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पेपर में जरूर छपेंगे ये क्वेश्चन। जितना भी बताऊंगा वहां से बाहर नहीं जाने दूंगा पेपर को, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल खास तरीके से आ जाते हैं पहले विषय पर। प्यारे साथी, हमारा पहला टॉपिक रहने वाला द रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का क्या अर्थ है भाई? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का क्या अर्थ है प्यारे भाई? देखिए, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब है भैया कि वाक्य की पुनर्व्यवस्था। जब हम वाक्य को कभी भी पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो वो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? रीऑर्डरिंग यानी कि वाक्यों की जो है पुनर्व्यवस्था, यानी कि वाक्यों को अगर हम पुनर्व्यवस्थित कर दें, क्या कर दें? पुनर्व्यवस्थित, ठीक? पुनर्व्यवस्थित किसका? वाक्य का। तो यही जो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। समझ पा रहे हो बात को? तो प्यारे साथी, मैं आपको एक से एग्जांपल देता हूँ, इसको आपको एकदम विस्तार से बताता हूँ कि वाकई में रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता क्या है। यानी कि वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हमें, मतलब जो है, आप ऐसे समझ लीजिए कि वाक्य को सही रूप में ला के सेट करना ही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ असल मायने में। यहाँ पर आ जाते हैं विषय पर, देखते क्या है। किसी सार्थक वाक्य में प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक, का स्थान निर्धारित होता है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, जैसे आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को देखते हैं, तो ये जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो सारे अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित होते हैं। अगर ये व्यवस्थित नहीं है तो आप सीधे तौर पर समझ जाइए कि ये वाक्य जो है पुनर्व्यवस्थित नहीं है, ये वाक्य सही वाक्य नहीं है। इसको हमें जो है ठीक तरीके से इसको इसके सीक्वेंस में डालना है, इस वाक्य को। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर यदि शब्दों का ऑर्डर व्याकरण सम्मत ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। देखिए, अब एक बात बताइए, कोई चीज अगर इज का प्रयोग मान के चलो हमें सब्जेक्ट के बाद करना होता है, अगर मैं उसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल में लूंगा तो क्या वो सही होगा? क्या वो व्याकरण के सम्मत होगा? है, बताइए आप मुझे, क्या के नियमों को पालन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यही तो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य का त्रुटिपूर्ण जो है वाक्य, उसको सही से सुधार के सही रूप में करना अंकित, वही जो है हमारा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कहलाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए, नीरा इज अ लिटिल गर्ल। क्या नाम है? नीरा इज अ लिटिल गर्ल, यानी कि नीरा एक छोटी लड़की है। ठीक है, ये वाक्य आपको सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोचो इसी वाक्य को मैं थोड़ा अजीब ढंग से लिख दूं, जैसे नीरा ए गर्ल लिटिल एज। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें सब्जेक्ट पहले है? है, बिल्कुल है। बताओ मुझे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहीं है? भैया हेल्पिंग वर्ब तो सबसे लास्ट में पहुंचा दी इसमें। तो भैया यही तो वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करना कहलाया जाता है, कि वाक्य को सही क्रम में लिख देना। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो जिस जगह पे होना चाहिए वो वहां होना। समझ रहे हो ना? यही है। तो आप ये बात समझ गए। तो नीरा है गर्ल लिटिल इज, ये उल्टा सीधा है। अब इसको सही क्रम में कैसे लिखा है मैं सीधा बता देता हूँ। नीरा इज अ लिटिल गर्ल, यानी कि नीरा इज माने है एक छोटी लड़की। समझ गए ना बात को? यहाँ पर हर चीज जो है एक सीक्वेंस में, जैसे मैं आपको बता दूं, या देखो, देखो आप देखो चीजों को, जैसे आप देख पा रहे हो नीरा, ठीक है, नीरा इसके अंदर सब्जेक्ट है। नीरा क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी का जो इज अ लिटिल गर्ल है वो क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, समझ रहे हो ना? प्रेडिकेट। तो यही चीज होती है वाक्यों को सही सम्मत ढंग से लिखना, वही चीज है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन, कैट अपॉन द
जम्प्ड टेबल द, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी कि जो बिल्ली है वो कूद गई कहाँ, किसके ऊपर, टेबल के यानी कि मेज के ऊपर। समझ गए ना, ये वाक्य समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला देखो, हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अब देखो इसका भी अर्थ का अनर्थ हो रहा है, हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज, ये क्या है, ये वाक्य नहीं है सही। अब इसको सही कैसे बनाओगे, देखो देखो सुनो, देखो सुनो, इसका सही वाक्य होगा, प्लीज कृपया, गिव मी समथिंग, समथिंग टू ईट, ठीक। यानी कि प्लीज गिव हिम, यानी कि कुछ उनको खाने को दो, यानी कि उन्हें कुछ दो खाने के लिए उन्हें कुछ दो। तो ये हो जाएगा सही, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला देख लेते, ऑन संडे प्ले इवनिंग द इन हॉकी। अब बताओ, ये भी सही नहीं बैठ रहा है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ अलग से नहीं लाया हूँ अपनी तरफ से बना के। आप सोचो भैया अपनी तरफ से बना रहे, मैं अपनी तरफ से क्यों बनाऊंगा, मुझे जो नियम पेपर में आया है मैं उसको बताऊंगा ना। अरे आपकी तैयारी बेहतर करवानी है ना मुझे, तो ये बात ध्यान रखें। अगला, ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन द हॉकी, क्या है, कुछ कुछ भी नहीं, बेकार है। तो देखो इसको कैसे लिखो, लिखेंगे, देखो वी प्ले इन द हॉकी इवनिंग, अरे लो भैया समय तो सबसे लास्ट में देखा जाता है ना। तो अब देखो, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, ये क्या हुआ। अगला है ऑन संडे हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, इसका जो बी ऑप्शन वो करेक्ट है, बी ऑप्शन। क्यों करेक्ट है भैया, क्योंकि हम जो है हॉकी खेलते हैं, ठीक है, हम हम रविवार को शाम में हॉकी खेलते हैं, समझ गए, तो ये सही हो जाएगा। अगला, टू वेंट सी आई आई ताज द ब्रदर विद माई, ठीक, ठीक है। अब देखो इसको कैसे आप सही करोगे, मतलब जो सही है वो कैसे पहचानोगे, आप कैसे पहचानोगे क्या सही है। तो इसके अंदर देखो, ये है आई वेंट टू सी, यानी कि मैं देखने गया ताज को, विद माई ब्रदर अपने भाई के साथ, मैं ताज को अपने भाई के साथ देखने गया। अगला देखो, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विदा, अरे भाई इसका भी कोई अर्थ नहीं बनना सही, सही क्रम है ही नहीं इसका भी कुछ। तो देखो इसका सही क्रम कैसे बनाओगे, देखो आ जाओ, पेन को चेंज करते हैं अपना, शानदार, देखो आ जाओ, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विदा, तो इसको ये गलत है। अब कैसे बनाओगे, बी प्ले, बी प्ले द फुटबॉल इन द इवनिंग, हम फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि हम जो है शाम को फुटबॉल खेलते हैं, ये वाक्य करेक्ट होगा, यानी कि दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सो आगे बढ़े, चलिए अगला, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड, सो, तो इसको कैसे आप करोगे, ये बात भी आप जान लो, ठीक। इसको कैसे कर, इसको देखो ये क्या कह रहा है, राहुल नॉट डिड हार्ड, ये क्या कह रहा है, राहुल डिड, राहुल नॉट हार्ड वर्क ही फेल्ड, सो ये क्या उल्टा सीधा कर दिया, सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जा रही है, उल्टी सीधी, है ना। तो ये गलत है, ये इसका जो जो हम कह सकते हैं एक रूप है वो गलत है। अब इसको सही कैसे करोगे, सही ऐसे करोगे, देखो राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, मतलब राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह फेल हो गया, समझ गए। तो ये वाक्य सही होगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगला टॉपिक प्यारे साथी मैंने आपको ये खत्म कर दिया, इसी तरीके क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, प्यारे साथी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको बोलते हैं शब्द भेद, शब्द भेद, ठीक। अब शब्द भेद हिंदी में बोला जाता है, बट इसको पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में बोला है, तो इंग्लिश में पढ़ रहा है, इंग्लिश में बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक। अब पार्ट ऑफ स्पीच भैया होता क्या है, इसको हमें बताओ, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हम क्या जाने, मैंने कि तुम जानोगे, सब कुछ जानोगे। देखो आ जाओ, अब देखो करना क्या प्यारे भाई, यहाँ समझो, पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसको समझो, आ जाओ चलो चलते हैं, क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, जब हम बोलते हैं लिखते हैं, जब हम बोलते हैं लिखते हैं, अपने विचारों भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सार्थक यानी कि मीनिंगफुल वाक्य बन जाए, एक सार्थक शब्द में प्रयोग आधार पर इन्हें जो है विभक्त किया गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। देखिए मैंने जो ऊपर वाली बात बताई आपको कि अगर अगर पार्ट ऑफ स्पीच सही तरीके से सही रूप में ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है,
उसी तरीके से अब वो है कौन कौन सी चीज़ है जो अर्थ का अनर्थ हो करने के लिए जो है लागू कर देती है। चलिए देख लेते हैं वो क्या है। देखिए ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके जो काइंड्स हैं वो 8 प्रकार के हैं, यानी कि उसके 8 प्रकार हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन छपते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, इस तरीके से क्वेश्चन छपते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप इस बात को भी ध्यान रखना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए देखो, अब देखो इसको समझते हैं, ये सारे के सारे समझते। देखो नाउन के बारे में अगर मैं बताऊं, नाउन जो है मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का जो बोध कराते शब्द, उनको जो है नाउन की श्रेणी में ही रखा जाता है, नाउन की श्रेणी में ही लिया जाता है, समझ रहे हो। बिल्कुल ठीक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिना देरी किए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे भाई। नाउन हो गया, अब प्रोनाउन पर आ जाओ। देखो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है, समझ रहे हो। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ब्रो ब्रो प्रोनाउन कहते हैं भैया, भैया प्रोनाउन कहते हैं। मैं चलो प्रोनाउन हो गया। अगला एडजेक्टिव, संज्ञा शब्द की या किसी सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। संज्ञा वा सर्वनाम, रॉन्ग हो गया, सर्वनाम, इन दोनों की जो विशेषता बताएगा उसी को हम जो है कहेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव। वर्ब तो आप जानते ही हो, वर्ब दो तरीकों की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्रिया कर रहा हूं, आई मीन दैट इज अ वर्ब, ठीक, यही क्रिया है, समझ गए। दिस इज अ वर्ब, सिंपली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, अगला एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। दूसरा छठा प्रीपोजिशन, इसको संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। सातवां कंजक्शन, इसको संयोजक बोला जाता है, संयोजक। और इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, ठीक। देखिए अब मैं आपको यहीं पे और बता देता हूँ। क्रिया विशेषण, देखो जो क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता बताने का काम करता है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब संबंध सूचक कौन होते हैं, संबंध सूचक देख लो। संबंध सूचक का मतलब होता है जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर दें, ठीक है, ठीक है, या दो चीजों को जोड़ दें। संयोजक, संयोजक जो है उसी की आप इसी की तरह इसको भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। और इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन का मतलब है, इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयादिबोधक। क्या है भैया सॉरी विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, यानी कि इसमें क्या होता है, विस्मयादिबोधक में ये होता है भैया एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी समझ लो इस तरीके से। उसी उसी का एक एक तरीके से आप कह दो उसी का जो है ये हिस्सा है एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। अब ये एक्सक्लेमेटरी का हिस्सा है तो भैया इसके बारे में बताओ। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे गहराई से। इसके ऊपर तो पूरा लाया हूँ मामला सेट करके। देखो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए लाया हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, 7 से 8 दिन रह गए, ज़्यादा वक्त नहीं रहा है हमारे पास, तो उस हिसाब से चीज़ें लेकर चलनी पड़ रही हैं मुझे, ठीक है। कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ। तो 8 दिन रह गए मात्र पेपर के, है ना। तो आप समझें इस बात को। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एंड आप यहाँ पर एक चीज़ और देखो, and select from the option given, ठीक है। A very beautiful temple is being built at अयोध्या, ठीक। चलिए अगला देखो, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बुइल्ट अयोध्या, यानी कि ये जो बहुत सुंदर मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, अयोध्या में। अब इसमें क्या बताना है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव तो इसके अंदर ब्यूटीफुल है ना भैया, अरे सुंदरता की बात हो रही है तो एडजेक्टिव तो वही होगा ना, सुंदरता। अरे किसी चीज की सुंदरता दिखाई जाएगी तो सुंदरता ही तो उसकी एडजेक्टिव होगी, तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला देख लो, द गंगा इज अ होली रिवर। अरे वाह वाह भैया वाह, एक सेकंड में एक चीज चेक कर लूं इसमें क्या क्या डिफाइन करवा रहा है। इसमें हमें जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कहा गया है, आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें एडजेक्टिव छांटना है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं एडजेक्टिव देखूँ इसमें तो यहाँ पर ये वाला जो चीज है
यहाँ पर द गंगा इज अ होली रिवर यानी कि पवित्र नदी है, वो तो जानते हैं। तो होली जो आ जाएगा, पवित्रता दर्शाई जा रही है ना, तो ये जो है नदी तो होती है बहुत सारी, लेकिन पवित्र है गंगा, तो ये इसीलिए विशेष बन गई। समझ गए। अगला देखो, यंग बॉय रेन अवे। यंग, अब बॉय, बॉय कैसा है, यंग यानी कि जवान, तो उसकी जो जवानी है यानी कि वो जो जवान है, यंगनेस जो है उसके अंदर, वो यंगनेस जो है उसकी उसकी विशेषता बता रही है कि हाँ ये लड़का जो है जवान है। वैसे लड़के तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन जवानी की बात आई तो यहाँ पर वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। चलो अगला देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन जो भी राइट है आप देख लेना, ठीक है। मैंने लगा दिया यंग है इसका ऑप्शन, ठीक है, यंग। अगला आगे बढ़ जाते हैं। ए काइंड मैन ग्रेटेड देम। देखिए अब यहाँ पर काइंड मैन यानी कि दयालु आदमी की बात हुई है। अब यहाँ पर दयालुता का भाव आ रहा है, तो उसकी एक आदमी है दयालु है, तो ग्रेटेड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, समझ गए। या क्या आ जाएगा, ग्रेटेड, ये लग जाएगा। ठीक है, इस पे कर लो टिक। अगला अगला आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ भैया कंजक्शन के लिए। कंजक्शंस के क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ मैं, उससे हटके कुछ नहीं कराऊंगा। सब जो बोर्ड एग्जाम का मटेरियल है वही लाया हूँ, ठीक है, छांट छांट के। आगे द कंजक्शन देख लो। कंजक्शन क्या कह रहा है, सुन लो इसकी भी। व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यों को एक साथ बोलना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि यह वाक्य में वह अपनी इस बात को स्पष्ट कर पाता है। व्याकरण ग्रामर की भाषा में इसे संयोजक कहा जाता है। तो संयोजक का मतलब है कि मैंने क्या कहा आपको, दो नामों को जोड़ने वाला, दो व्यक्तियों के मेल मिलाप करवाने वाला। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर जैसे मान लो करीम एंड अशोक आर फ्रेंड्स। करीम और अशोक जो है वो दोस्त हैं। करण इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि करण जो है वो गरीब है मगर ईमानदार है। ये बात समझ रहे हो ना। ये सारी बातें किस किस चीज के लिए, कंजक्शन के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये देखो, जैसे बिकॉज आ गया, बिकॉज किस चीज के लिए समझो, बिकॉज बिकॉज आ गया, बट आ गया, इसमें एंड आ गया। तो ये जितने भी हैं ये संयोजक हैं, जुड़वाने का काम करते हैं ये। जैसे आपने देखा है कि एक व्यक्ति होता है शादी करवाने वाला, बीच का जो बिचौलिया इसको बोला जाता है। तो वो जो व्यक्ति होता है दो व्यक्तियों का मेल मिलाप करवाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बॉय एंड गर्ल दोनों का। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, चीज़ों को इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे, कोई ये नहीं है कि यहाँ पे जो है किसी उस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देख लो, आ जाओ क्वेश्चन देख लो इसी के। ठीक है, कंजक्शन वाले के। क्वेश्चन पहला है, गांधी जी सेड डू डू और डाई, यहाँ और आ जाएगा, तो ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। अगला, डू नॉट से इल। ठीक, अब यहाँ पर डू नॉट से इल के बाद में आप देखिए यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम एज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी को यह उसे जो है बीमार मत कहो, क्योंकि वह जो तुम्हारा भाई है। एज ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारे भाई की तरह है, भाई की तरह है। समझ गए, तो एज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ही इज अ ब्रेव, ही इज ब्रेव। अब यहाँ पर किस इस्तेमाल करोगे, और का इस्तेमाल करोगे, बिसाइड्स का इस्तेमाल करोगे, बिसाइड का इस्तेमाल करोगे, एंड का इस्तेमाल करोगे। तो प्यारे साथी यहाँ पर हमें एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ एज हो जाएगा, इसमें एंड हो जाएगा, यहाँ ए एंड डी आ जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाए बिना देरी किए, चलिए आगे देखते हैं। देखो मैंने कंजक्शन वाले क्वेश्चन करा दिए, अब मैं वर्ब के क्वेश्चन लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट छांट के। अगला देखो, द स्काई ग्रो डार्क, यानी कि अब वर्ब इसमें छांटनी है, क्या होगी। तो देखो वर्ब माने होता है द स्काई ग्रो डार्क। अब ग्रो जो है प्यारे साथी वो उगना की है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट। समझ गए। अगला देख लो, द न्यूज लेफ्ट मी वॉरिड। ठीक, अब देखो इसमें जो है वर्ब क्या होगी, समझो चीजों को समझना सीखो। यह वॉरिड आया है ना, ठीक, तो यहाँ पर जो आई थिंक प्यारे साथी मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूं यहाँ वॉरिड जो है वही इसकी जो है एक वर्ब होगी। समझ गए। चलिए आगे आगे देख लो, रामू वाज वेरी लेबरियस। ठीक है, रामू बहुत मेहनती मजदूर है। ठीक है, ऐसे कह दो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है हमारा वर्ब क्या होगा, बाज जो होगा इसके अंदर वो वर्ब होगा। कौन सी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सहायक क्रिया के तौर पर इसको देखा जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ जाए, चलिए, ही इज वॉरिड मैन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने कि भैया यहाँ क्या होगा, मैंने कहा भैया यहाँ पर इज होगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इज जो होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा। लगा दो टिक इज पे। चलो आगे बढ़ जाओ बिना देरी किए। अगला प्रीपोजिशन भी आ गया भैया, अब तो सब समझाना तो सब है।
प्रीपोजिशन के बाद फिर आर्टिकल आएगा अपना, आर्टिकल के बाद में फिर फटाक से ले लेंगे क्या, फिर ले लेंगे रूल्स ऑफ स्पेलिंग। सो ये खत्म करते हैं इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से प्यारे साथी। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि भैया देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे। अब प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन जैसे आप देख लो, जैसे ये है विद, विद शब्द जो है वो प्रपोजिशन की तरह काम करता है, समझ रहे हो, प्रपोजिशन की तरह काम करता है। अब चलो प्रपोजिशन वाला देख लेते हैं, देखो चलो आगे बढ़ जाओ। जैसे आप देखो इसमें प्रपोजिशन के उदाहरण क्या है, जैसे अबव, ठीक है, वाई, विद, एट, इन, ऑफ, टू, एट, इनटू, बिटवीन, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे किस चीज को दर्शा रहे हैं, प्रपोजिशन, यानी कि संबंध स्थापित कर रहे हैं कि मैं छत पर हूं, तो मैं छत पर हूं ना, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर, तो ऑन वर्ड जो है पैर साथी, ऑन वर्ड, वो ऑन वर्ड जो है वही मेरी छत पर होने की संबंध बता रहा है, समझ रहे हो ना। तो पर जो है, पर शब्द, जैसे अब जो बहुत सारी चीजें, जैसे चिड़िया पेड़ पर है, तो ये भी जो है पर शब्द जो आ रहा है वो संबंध स्थापित कर रहा है ना दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में, ये बात होती है। अब मैं इसका एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चंस तो मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बता दिया, आप इसको तुरंत पहचान जाओगे देखते ही आ गया तो, ठीक है, मैं इस बात को जानता हूँ। आगे चलो, क्वेश्चन देखो, माई शूज आर मेड, अब किसके बने हैं तुम्हारे जूते, सी ऑप्शन इज द राइट, ऑफ, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जो जूते हैं वो किसके बने हैं, लेदर के बने हैं। सी पुट द पेन, पुट उसने रखा, क्या रखा, अपना कलम, हर पॉकेट, इन हर, इनटू, इनटू नहीं, इन का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, इन हर पॉकेट, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, ही इज अ एगर, और यहाँ पर नाउ हिज रिजल्ट, ठीक, यहाँ पर आपको ये चीज समझ लेनी है, क्या प्यारे भाई, यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले सेंटेंस में, हम इस्तेमाल करेंगे टू का, ही इज एगर टू नाउ हिज रिजल्ट, समझ गए, ही इज सफरिंग, अब यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपने एप्लीकेशन भी सुनी होगी कि हमें जो है बुखार से पीड़ित हैं, बुखार से बीमार हैं, तो इस तरीके का ऐसे भी आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से है, यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, नॉर्मली जनरली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, आर्टिकल अपने आगे, आर्टिकल तो आप समझते हो, ए और एन, एन और ए और दा, ये आर्टिकल होते हैं हमारे, ठीक। ए एन का प्रयोग कब होता है, दा का प्रयोग कब होता है, ए एन का, ए का प्रयोग कब होता है, यही चीज हमें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चंस लाया हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, ठीक है, वीडियो बेशक बड़ी होगी, नैया पार लगाएगी, अच्छे नंबर दिलवाएगी, इस बात को मैं कहूंगा। ए एन, ठीक है, और दा को सामर्थ्य आर्टिकल कहा जाता है, इनका नाम जैसे आप देख लो, जैसे यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल में आता है दा, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। यूज ऑफ दा का प्रयोग कब होता है, देखो दा का प्रयोग जब होता है जब कोई पर्सनल व्यक्ति, आप कह सकते हो कोई एक प्रोफेशनल व्यक्ति या कोई अलग प्रकार का जो खास व्यक्ति है, जैसे द वेटर, बेटर है, ठीक है, द रामायण, ये महान पुस्तक है ना रामायण, तो रामायण के लिए हमने दा का प्रयोग किया, रामायण, ठीक है, रामायण, समझ गए ना। तो इस तरीके से जैसे द गंगा, ठीक है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़ चैनल है ना, तो उसके बारे में भी हम दा का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, द मदर, द फादर, इनकी रेस्पेक्ट की जाती है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए दा का ही इस्तेमाल होता है, समझ गए। अब ए का प्रयोग कब होता है, सपोज दैट मान लो मैं कह दूं दिस इज एप्पल, देखो जैसे मैं कह दूं दिस इज ए एप्पल, तो आपने ये नियम तो छोटे पे पढ़ा होगा ना, जब आप छोटे होंगे, तो ए जब आता है किसी भी आप समझ लो स्पेलिंग के साथ में आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हम जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट जिसको बोला जाता है, उसके साथ में ए से अगर लेटर शुरू होता है, ए ई आई ओ यू, इन 5 से शुरू, ए ई आई ओ यू, तो इनके साथ में हमेशा एन लग जाता है, तो यहाँ पे ए आ गया तो मैंने एन लगा दिया, तो ये जो सही होगा, दिस इज एन एप्पल, नॉट अ करेक्ट, व्हेन नॉट अ करेक्ट देन दिस इज ए एप्पल, ये सही नहीं है, सही क्या है, दिस इज एन एप्पल, ये राइट है, समझ गए, ठीक है, वो तब वाला सही नहीं था, लेकिन अब ये जो है सही है। अगला देखो, आगे ये बात समझ में आ गई, यही डिफरेंस है, जैसे मैं कह दूं आप सभी से, देखो आ जाओ, जैसे ये देखो, आई मीट अ बॉय, ए आया है ना, तो एक लड़के, अब यहाँ पे ए हंगरी,
ठीक है, एन इम्पोर्टेंट। अब आपने कि भैया इम्पोर्टेंट क्यों आ गया यहाँ, देखो इम्पोर्टेंट क्यों आया वो चीज भी समझ लो। इम्पोर्टेंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट आया ना, तो इम्पोर्टेंट में आई आ गई, आई आ गई तो आई आएगी, तो आई के साथ में एन का इस्तेमाल कर दिया। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स, ये दा का इस्तेमाल यहाँ होगा। एलिमेंट्री फिजिक्स की बात हुई है, दा का उस पर। वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, यानी कि यहाँ वर्ड की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल लेंगे। ए वर्ड टू वाइज इज सफिशियंट, ए का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ए इज द करेक्ट आंसर, ए का ए इज द करेक्ट आंसर। सी वॉज फर्स्ट पर्सन टू अराइव, सी वॉज द, सी वॉज द। देख पर ए एन का प्रयोग तो किसी कीमत पर होगा नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ कोई ए ई आई ओ कुछ भी नहीं, इसमें से नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं हो। लेकिन इसमें से इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है। सी बाज यानी कि वह एक था आने वाला व्यक्ति, ठीक, तो ए का प्रयोग करोगे। ए का ए इज द करेक्ट आंसर, ए का ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लो, दिस इज नॉट यूजफुल, एन यूजफुल, ए ई आई ओ यू, तो यू भी इसमें शामिल होता तो एन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अगला देख लो, अगला देखो, हैव यू रीड, हैव यू, हैव यू रीड आई लाइट, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर द आई लाइट लगाना पड़ेगा। द कैन सी, सॉरी सी कैन प्ले द गिटार, द आएगा यहाँ, सी आएगा। आई मीट एन, यहाँ एन का इस्तेमाल होगा। एन वन आइड मैन यस्टरडे, मैं मिला किससे, एक आंख के व्यक्ति से आज, ठीक है, आने वाला मतलब जो है कल। अब अगला देखो, हिज फादर इज द एमपी, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस सॉरी हिज फादर इज द एमपी, तो द एमपी क्योंकि यहाँ पर हम एमपी यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हमें रेस्पेक्ट देनी है, तो यहाँ पर उस शब्द, उस तरीके से उस शब्द का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है, मुझे आशा है आप तो आपको ये तरीका समझ में आएगा। तरीका समझ में आ जाएगा तो आप बोर्ड में एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए देख लेते हैं अगला। रूल्स ऑफ स्पेलिंग के बाद सब कुछ खत्म, ठीक। ओ माय गॉड, टेंस भी है प्यारे भाई, टेंस को कैसे समझोगे, मुझे लगता है ये वीडियो बड़ी होगी। चलिए जितना कोशिश होगा मैं छोटी करने की कोशिश करूंगा। रूल्स ऑफ स्पेलिंग पे आ जाते हैं प्यारे भाई। रूल्स ऑफ स्पेलिंग देखो, रूल्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग के नियम जो है वो देखो, या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले टेंस को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो पेपर में बहुत, 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पहले सी की चर्चाएं करते हैं। इसमें चर्चाएं करने के लिए क्या है वो समझ लो। टेंस देखो, टेंस जो है प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर 3 होते हैं, आप जानते हो। वैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर करा रखा है पहले ही, तो आप चाहो तो वहां से जाके देख सकते हो टेंस के बारे में, ठीक है। पूरा वीडियो डाल दिया है फुल एक्सप्लेन करके, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स भी करा दिए, ठीक है। तो आप वहां से मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी इसकी, उसी में से आप जाके इस चीज़ को देख सकते हो। चलिए कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो इतना। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको वहीं पर पढ़ने को मिल जाएगा, बेसिक से एकदम विस्तार से। ता है, ती है, इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान प्यारे साथी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इसमें इजेमार का प्रयोग होता है, ईएनजी भी लगती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल वाले में देखोगे तो ऐसा ही लगेगा, और अगर नहीं वाला देखोगे तो एक वचन के लिए डज लगता है, डज नॉट, और बहुवचन के लिए डू नॉट लगता है। अगला देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म लगती है इसमें वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में क्या होता है भैया, टाइम आता है इसमें भैया, बहुत बढ़िया भैया, इसमें टाइम भी आता है। अब टाइम के साथ साथ एक चीज और आती है, क्या, सिंस फॉर लगता है इसमें, ठीक है। आ जाओ आगे, पास्ट इंडेफिनिट देख लो, पास्ट इंडेफिनिट देख लो, चलो पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है भैया, पास्ट इंडेफिनिट में आप देखा होगा, जैसे अब नहीं शब्द आ जाए या फिर कोई क्या शब्द आए तो डिड का प्रयोग करते हैं, डिड और डिड नॉट। समझ गए, बात समझिए, क्लियर है। अगला पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर लगता है, आईएनजी लगती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में ये होता है भैया कि चुकाता चुकी थी, इसकी पहचान होती है, और इसमें हम जो है हेड का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखोगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को जब देखोगे तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगी कि इसमें हम जो है रहा था, रही थी, इसकी पहचान होती है, और इसमें हम जो है हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, और हैड बीन के साथ साथ प्यारे भाई इसमें सिंस फॉर और समय भी लगता है, ठीक।
आ जाओ अगला, फ्यूचर देखो। फ्यूचर देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? फ्यूचर। फ्यूचर देखो, फ्यूचर मतलब होता है भविष्यकालीन। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान क्या है? इसकी पहचान है गा गी गे, होगा होगी होगे। तो इसमें बिल और सेल लगता है, सिर्फ और सिर्फ बिल और सेल। अब तुमने कि भैया बिल और कब लगता है, सेल कब लगता है? तो देखो बिल जो लगता है, बिल जो लगता है वो आई और बी को छोड़ के लगता है सबके साथ। आई और बी के साथ में सिर्फ लगती है सेल, और अन्यथा सब के साथ में जो है बिल लगती है। जैसे यू वी, सॉरी यू ही सी इट दे, इनके साथ में, ठीक है, बिल का प्रयोग होता है। और आई और बी के साथ में सिर्फ सेल का प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस में देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस में देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? इसमें देखो रहा था, सॉरी रहा होगा रही होगी, इसकी पहचान है। इसमें बिल बी, सेल बी लगता है, और आईएनजी भी लगती है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में ये होता है भैया कि इसमें चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, आया होगा, इसमें ये लगता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में खेला क्या है? मैंने कि खेला क्या है, मैं बताता हूँ खेला क्या है। देखो खेला इसमें कुछ नहीं होता, खेला इसमें इतना सा होता है फ्यूचर परफेक्ट में कि भैया इसमें भूल गया भैया, मैं भूल गया। इसमें जो है हमारा पहचान होती है इसकी, चुका होगा, चुकी होगी, है ना, वो पहचान है इसकी फ्यूचर परफेक्ट की। इसमें लगता क्या है? इसमें भैया लगता है बिल हैव और सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? इसमें भैया सेंस फॉर भी लगती है, सेंस फॉर भी लगती है। टाइम आ जाए तो टाइम भी लगाना होता है, टाइम तो आता ही है। और इसमें बिल हैव बीन और सेल हैव बीन लगता है, बिल हैव प्लस बीन और सेल हैव प्लस बीन, तो ये दोनों चीज लगती हैं। उम्मीद है आपको, आशा है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे देख लेते हैं बढ़ के, अगला टॉपिक देख लेते हैं, मतलब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नॉर्मली ही 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 खाली जगह इन दिल्ली सिंस 2010, यानी कि 2020 से वो रह रहा है। कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। तो अब यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर इस्तेमाल होगा भैया हैज बीन का, क्योंकि मैंने क्या कहा, समय जब आता है ना, तो समय आता है ना, तो इसमें समय जब दिया होता है ना, तो आप समझ जाओ कि इसमें हैज बीन लिविंग होगा, ठीक है। और इज लिविंग तो हो नहीं सकता, समय आएगा तो इसका, इन चीजों का तो मतलब ही नहीं है ना। लिव्स ताहतिया वाले में लगता है, लिव्ड कब लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आप समझ लो, आप समझ लो, जैसे मैं कह सकता हूँ कि लिव्ड भी अगर लगाओगे ना, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा। अगला ही वॉज पनिश्ड फॉर, ही वाज पनिश्ड फॉर, पनिश्ड माने अब यहाँ पे पनिश्ड शब्द आया है, अब बाज का इस्तेमाल हो गया, तो सीधी सीधी बात है कि बाज आया तो मेकिंग भी हो सकता है, ठीक। ये है ही वॉज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइज, उसे शोर मचाने के लिए उसे जो है सजा दी गई थी। तो यहाँ पे मेकिंग आ जाएगा, मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, ठीक। चलिए अगला देखो, अगला माई फादर, माई फादर रेडी इन नो टाइम एंड हरीज आउट एवरी डे। अब यहाँ पर मेरे पिताजी जो है, हैज, हैज का प्रयोग करोगे, गेट का प्रयोग करोगे, या गेट्स का प्रयोग करोगे, क्या प्रयोग में लाओगे यहाँ पर, ये चीज हमें समझनी होगी। अब किसी के पिताजी हैं, तो इसके लिए प्यारे साथी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज गेटिंग, इज गेटिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, ही फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, वह जो है पीड़ित है किससे? बुखार से, कब से? जो है कल रात से। तो यहाँ पर हैज बीन आएगा, इसमें हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। अगला, दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, यानी कि वो 4 दिन से, सॉरी 5 दिन से कठिन परिश्रम कर रहा है, तो हैव बीन आएगा इसमें, हैव बीन लगा दो, सही है। अगला आगे देख लो, अगला, माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स टीवी फॉर 2 hours, यानी कि 2 घंटे से क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। मैं और मतलब मेरा भाई और उसका दोस्त, तो यहाँ पर आप किस चीज का प्रयोग करोगे? हैव बीन वॉचिंग, ये आएगा सही इसका। रीताबाज वाई हर मदर, बीटिंग आएगा इसमें, रीताबाज बीटिंग बाई हर मदर, रीता को जो है अपनी माता के द्वारा पिटाई लगी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, जैसे माई ब्रदर हैज हिज न्यू बुक्स, तो यहाँ पर बाउट थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पता होना चाहिए हैज हैव के साथ में। अगला ये भी देख लो, कल का मेल हैज जस्ट, अब यहाँ पे क्या हैज आया है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आ जाएगा अराइव्ड। अगला,
ये चीज़ पहचान करना सीखो ना आप, ये चीज़ों की पहचान जरूरी है। हैव आ रहा है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि थर्ड फॉर्म से अलग तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इसमें थर्ड फॉर्म तो यही है। अगला, ऐसे ही मैंने आपको ये भी बताया थर्ड फॉर्म के साथ, माई फ्रेंड इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 साल से मेरे जो मित्र हैं वो रह रहे हैं दिल्ली में। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग आएगा, हैज बीन लिविंग, ठीक है, रह रहे हैं। अगला, माई फादर वर्किंग हार्ड फॉर 10 डेज, मेरे पिताजी जो है 10 दिन से क्या कर रहे हैं, कठिन परिश्रम, मतलब सॉरी, हाँ हाँ, कठिन कार्य कर रहे होंगे, तो कर रहे हैं, तो हैज बीन आएगा इसमें भी आएगा हैज बीन। क्योंकि प्यारे भाई समय आ रहा है तो समय का सीधा सीधा संबंध आप समझ जाना कि हैज बीन से ही होगा, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी, क्लियर हो चुके होंगे सारे क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। आपको मैं थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में और दे देता हूँ जानकारी। 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, अब करें क्या, वक्त तो लगता है चीजों को समझते हैं। तो चलिए, स्पेलिंग के नियम देखो। यदि यदि यहाँ पर कह रहा है अंत में वाई हो से कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पर ड्यूटी हो जाएगा ना, तो ड्यूटी के साथ ई एस जो लगा देते हैं। अगर बाई आता है ना पीछे तो ई एस जोड़ देते हैं, ड्यूटीज हो जाता है। एनेमी, एनेमी बहुत सारा वचन करते हैं तो यहाँ पे सफिक्स जोड़ देते हैं ई एस। समझ गए बात को। अगला, आई ई और ई आई के प्रयोग में होने वाली गलती आशंका रहती है, अतः इस सूत्र को याद रखना चाहिए। बिलीव, ठीक है, क्विट, ठीक है, फील्ड, थीफ, तो इस तरीके से ये दिए हैं एग्जाम्पल। रिसीव, रिसीप्ट, ठीक है, सेलिंग और डिसीव, इस तरीके से ये दिए गए हैं, ठीक है, इनके नियम। जैसे गिव आ जाए, गिव के साथ में सफिक्स आई एन जी जोड़ दोगे, ये हटा देते हैं। तो इसमें आप कभी भी जब गिविंग लिखो ना, तो गिविंग ऐसे मत लिखना कि इसके साथ में आई ई को भी रहने दिया, ई को नहीं छोड़ा जाता, ई को भी हटा दिया जाता है। चलो निकलो रास्ते से, इससे कह देते हैं चलो अलविदा, अलविदा मेरे प्यारे मित्र ई। तो ये अलविदा जो करके इसको जो है ऐसे करके जो खट्ट से हटा देते हैं, और यहाँ रह क्या जाता है, फिर यहाँ रह जाता है गिविंग। इस तरीके से समझ गए बात को। आगे बढ़ जाऊं क्या, चलो अगला देख लो नियम बहुत फास्ट ढंग से। और अगर आप चाहो ना तो इनको मैं वीडियो को पॉज करके रोक के और जो है आप इनको दोबारा से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आपको दोबारा ही देखना पड़ेगा इसको। अगला देख लो, चौथा नियम। सारे नियम है, इससे ज़्यादा हटके कुछ आता नहीं है। बाई हो लास्ट में शब्द के अंत में, तो प्लूरल बनाने में बाई स्थान पर आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी को आर्मीज हो जाएगा, सिटी का सिटीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा। समझ रहे हो। पांचवा नियम देखो फटाफट से देखो। शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, उसका प्लूरल बनाते समय यानी कि सिंगुलर यानी बहुवचन बनाते समय वी ई एस स्थान पर लेंगे। जैसे कैल्फ है ये, तो यहाँ पे कैलवीज हो जाएगा, लीफ है तो लीप्स हो जाएगा, नाइफ है तो नाइप्स हो जाएगा, है ना, वाइप है तो वाइप्स हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है प्लूरल जब बनाते हैं तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी। आ जाओ इनके देख लेते हैं, थोड़े जो मिसस्पेल्ड वर्ड हैं वो सेलेक्ट करने हैं, जिनमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, वो वर्ड जो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो पहला आप देखो, आंसर है, ठीक है, काउंटर है, लैंग्वेज है, कंटिन्यू, इस तरीके से ये है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमें बताना है कि जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो क्या है, मिसस्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कंटिन्यू। ये इस तरीके से इसमें तो थोड़ी सी त्रुटि सी महसूस हो रही है, आप इन चीज़ों को खुद अपने अंतर्भाव में समझोगे। ऑफिशियल, कंपाइड, और यहाँ सेक्शन, पार्टनर, तो यहाँ पे पार्टनर भी ठीक है। यहाँ कंपेटिव, कंपाइड ये थोड़ा कैजुअल सा लग रहा है, तो जो चीज़ कैजुअल है वो इसका मतलब भिन्न होगी ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए अगला देख लो, आगे बढ़ जाओ। हाइट, ठीक है, हाइट हो जाएगा, ठीक है। हार्वेस्ट, फील्ड, डरिंग। हार्वेस्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, या अब कह दो कि अलग सा लग रहा है, समझ रहे हो ना, तो ये जो चीज होगी वो थोड़ी अलग होगी, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला, पीस, पीस है, पीस, प्राइज, प्राइज, ये वाला जो बड़ा है थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, क्योंकि पीस माने शांति हो जाती है, सॉरी, प्राइजेज है ना ये, प्राइजेज, तो ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक होगा। गलत कौन सा होगा, ये वाला। पीस सही है, शांति, प्राइज भी ठीक है, प्राइज भी ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो मिसस्पेल्ड वर्ड है। अगला देखो, फैमिली, एम्प्लॉय, एड्रेस, चैरिटी भी ठीक है। एड्रेस में देख रहे हो कुछ गड़बड़ सी दिख रही है, A DDD
RES होता है एड्रेस, यहाँ पे ये मिसप्रिंट वर्ड है, समझ गए। अगले देखो आगे, अगला छठा, एल्डर, चाइल्डहुड, प्रोफेशन, फेमस। अब यहाँ पर क्या, इसमें तो भैया कंफ्यूज हो गए। अब इसमें देखो प्रोफेशन, प्रोफेशन में देख रहे हो मिसप्रिंट सा लग रहा है, ये फेमस तो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, चाइल्डहुड भी ठीक है, एल्डर भी ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है भैया प्रोफेशन, इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अजीब सा लग रहा है, मैंने अजीब है ये प्रोफेशन। अगला देखो स्पेशल, कंपेनियन, अराइवल, ठीक है। अब जैसे ये मैरिज है, मैरिज, मैरिज शादी, ठीक है, विलेज ठीक है, कॉलेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज भी ठीक है। तो यहाँ मैरिज में ए आता है, यहाँ MARRIAGE, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट वर्ड है ये वाला, तो ये सही है इसका। नौवा देख लो वेदर, वेदर देखोगे है ना, यहाँ पे ये माइजर है, माइजर, ये माइजर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये इनफ ठीक है, डिजाइन ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये मिसप्रिंट वर्ड है ये वाला। अगला देखो 10वां आखिरी, यहाँ ट्रेडिशन, इमोशन, फंक्शन, ब्राइवरी। अब भैया ट्रेडिशन भी ठीक है, इमोशन भी ठीक है, फंक्शन भी, यहाँ जो मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट जो लग रहा है, मिसप्रिंट वो हमें क्या लग रहा है भैया, ब्रेवेरी लग रहा है। तो उम्मीद है, मुझे आशा है आपको ये सारे क्वेश्चंस जितना भी मैंने आपको समझाया 40 मिनट में आपको समझ में आ चुका होगा प्यारे साथी। इसी तरीके का एक और पार्ट डालूंगा छोटा सा, उसमें आपको पूरा ग्रामर कवर करवा दूंगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, आपको पहचान करना सीख जाओगे बहुत खास अंदाज से। उम्मीद है प्यारे साथी वीडियो पूरी पसंद आई होगी, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।